गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे, जो कि है सिंदबाद की समुद्री यात्राएं। इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी में समुद्री लहरों के सुल्तान सिंदबाद की एक समुद्री यात्रा पर आधारित है। यह जो है समुद्री यात्रा, समुद्र में लोग कैसे यात्रा करते हैं जहाज़ों के माध्यम से, उसी का यह वृत्तांत है। और जैसा कि आप लोग सीरियल में अलिफ लैला में भी सीरियल में देखे होंगे, सिंदबाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उन्हीं की कहानी है यहाँ पे जैसा कि दिया गया है। मैं कई दिनों से घर पर ही था, कुछ अस्वस्थ भी था। पिछली यात्रा में मैं काफ़ी कमा कर लौटा था, परंतु कुछ दिनों से ही मुझ पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया था। मैंने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह यात्रा पे जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। हमने परस्पर बातचीत कर यात्रा पे जाने का निर्णय ले लिया। हमने व्यापार के लिए माल खरीदा, उसे जहाज़ पे लादा और यात्रा पे रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही देखते मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ऐसा लगा कि समुद्र मुझे बुला रहा है। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही हम अपना माल वहाँ उतार देते। कुछ दिन वह माल बेच वहाँ से नया माल खरीद लेते। एक बार हमारा जहाज़ बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा। दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। तो कहने मतलब वो अपनी कहानी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि पॉइंट रेड कलर में दिया भी गया है। सिंदबाद को समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। वह घर पर कम ही रहता था। प्रायः अपनी नाव लेकर समुद्र में दूर की यात्रा पर निकल जाता था। उसकी ऐसी ही समुद्री यात्रा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। कुछ दिन ऐसे ही बीते होंगे कि छोटा सा टापू दिखाई दिया। जहाज़ को वहीं रोक लिया गया। मैं अन्य नाविकों के साथ, जैसा कि अपनी कहानी को बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो जहाज़ लेके जा रहे थे। उनके सामने एक छोटा सा टापू दिखाई दिया और जहाज़ को वहीं रोक दिया गया। जब वहीं जहाज़ को रोक दिए तो वो अपने साथियों के साथ, पेज नंबर 42 पे पढ़ेंगे। तो जब अपने साथियों के साथ उस टापू पे चले गए तो टापू के चारों ओर फलों के वृक्ष थे। मेरे साथी फल एकत्र करने लगे। मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। सोकर उठा तो न जहाज़ था, न नाव, न मेरे साथी ही थे। तो कहने का मतलब जैसे वो सो गए और वहाँ पे जब सो के उठे तो देख रहे हैं न उनका जहाज़ है न उनके कोई साथी हैं। मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला था। क्या करूं कुछ समझ न पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। कुछ दूर एक सफ़ेद गुम्बद सा दिखा। मैं नीचे उतर कर उस दिशा की ओर बढ़ने लगा। अरे यह गुम्बद जैसा क्या है? तो कहने का मतलब उनको एक गुम्बद सा दिखाई दिया और वहीं पे जाके देखने लगे। और मैं आश्चर्यचकित होकर उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास करने लगा। अचानक साए साए की आवाज़ आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर उड़ा चला आ रहा था। मैं भय के मारे उस गुम्बद के पास दुबक कर बैठ गया। वह पक्षी भी उसी गोल गुम्बद पे आकर बैठा। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। तो गुम्बद नहीं, यह इस पक्षी का अंडा है। कहने का मतलब जो गुम्बद सा दिखाई दे रहा था वो उस पक्षी का अंडा था। इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा पक्षी। उसके पंजे तेज वृक्ष की शाखाओं के समान थे। उसके सांस लेने पे मेरे कान के पर्दे फटने लगे थे। वह हिलता तो मुझे लगता कोई छत गिरने वाली है। मैंने पल भर में ही कुछ सोच लिया। अपनी पगड़ी उतारी। मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध दिया। अब जैसे ही उस पक्षी को देखे तो सोचे कितना भयंकर पक्षी है। तो वो क्या किए कि यहाँ से निकलना चाहते थे उस टापू से। तो क्योंकि जगह अलग अलग पानी था तो सोचे कि पक्षी से ही पार हो सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी उतार करके उसके पंजों में अपने आप को मजबूती से बांध लिए। अब पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली थी। उस विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। मैं साथ ही साथ वह इतना ऊंचा उड़ा कि धरती दिख नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुंचकर उसने तेजी से उतरना शुरू किया। मुझे चक्कर आने लगा। जैसे ही वह धरती पर उतरा मैंने पगड़ी खोल अपने आप को मुक्त कर लिया। उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। कहने का मतलब जिस स्थान पर उतारा था वहाँ बहुत से सांप थे और एक सांप को पकड़ा और वह पक्षी उड़ गया। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि मैं एक गहरी घाटी में हूँ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी के चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे हुए थे। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ?
तभी मुझे फुंकार सी आवाज़ सुनाई दी। भय के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। घाटी में सांप ही सांप थे। पास में ही एक गुफा देख मैं उसमें घुस गया, एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर। पेज नंबर 43 पे देखेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसमें घुसे, एक बड़े पत्थर से उसका मुंह बंद कर मैं सोने की चेष्टा करने लगा, परंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। सांपों की फुफकार और मृत्यु का भय दोनों मुझ पर हावी थे। प्रातः गुफा का मुंह खोला तो देखा कि सांप कहीं भी न थे। थोड़ी देर बाद कुछ गिरा। घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन की सुनी कहानी स्मरण हो उठी। लोग हीरो की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठा करके ऊपर घोंसले में ले जाते। उनसे चिपके हीरे लोग इकट्ठे कर लेते हैं। मुझे इस घाटी से बाहर जाने का उपाय सूझ गया। मैंने तुरंत ही कुछ हीरे और बहुमूल्य रत्न अपनी जेबों में भर लिए। इसके बाद मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी पगड़ी में से कसकर बांधकर उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में कई उकाब एक पक्षी होता है, उकाब इधर उधर मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब मेरे सिर पर रखे टुकड़े पर झपटा और उसके साथ मुझे भी ले उड़ चला। और पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे। वहाँ कई उकाब जा उतरे। उकाबों के आते ही अपने छिपने का स्थान से निकलकर कुछ लोग शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। वे लोग भाग कर आए और मांस के टुकड़ों से चिपके हीरो को बटोरने लगे। मुझे देखा तो चोर समझ कर झगड़ने लगे। मैंने पूरी घटना कह सुनाई। एक एक हीरा दे करके उन्हें संतुष्टि कर दिया। उन्हीं लोगों ने मुझे एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। समुद्र देख मेरा हृदय उछल पड़ा। मैं कुछ माल खरीदा, उसे बेचता और नया माल खरीदा। बसर आया। वहाँ से अपने शहर बगदाद पहुँचा। अपना देश, अपना शहर, अपना घर कितना प्यारा होता है, मेरी समझ में भली भांति आ गया था। तो ये आपका पाठ है सिंदबाद की समुद्री यात्राएं, जो कि कहानी का नाम है। अब अगला आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक।